चलिए 7th क्लास आपका नेक्स्ट वीडियो डेमोक्रेसी का ही मैं इसे कल सेंड करने वाली थी पर आज ही सेंड कर देती हूँ। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, इंग्लैंड डेमोक्रेसी और फ्रेंच डेमोक्रेसी। बहुत शॉर्टकट में मैं समझा देती हूँ। भारत में पहले जब कलिंग राज था, बुद्ध का राज था, अशोका का राज था, तब वहां पर होता था सभा और समिति। ठीक है, सभा जो होता था वो होता था काउंसिल ऑफ द इम्पोर्टेंट चीफ्टेंस ऑफ द ट्राइब। ट्राइब मतलब वहां पे तब क्या होती थी, जनजातियां रहती थी, लोग जो है वो जंगलों में रहते थे, तो उन जनजातियों का एक चीफ चुन लिया जाता था, वो कहलाता था सभा का हेड। और इसी तरीके से वो मिलकर एक समिति बना देता था जिसमें उसके मेंबर्स काम करते थे। तो सेम वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है। ठीक है, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा चलता है। मैग्ना कार्टा उनका एक पेपर होता था, एक ऑथराइज्ड पेपर होता था जिसमें जो भी रूल्स वगैरह लिखे होते थे वो सभी को मानने पड़ते थे। तो मैग्ना कार्टा द किंग एग्रीड द रिनाउंस सर्टेन राइट्स एंड टू लेट हिज पावर बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ। ठीक है, लॉ के थ्रू किंग के कुछ पावर्स उस मैग्ना कार्टा पे लिखे होते थे और वही मैग्ना कार्टा पूरे देश में फॉलो होता था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ ठीक तब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। फ्रेंच में ये कहा गया कब तक राजा का बेटा राजा बनेगा। फ्रांस में ये सबसे पहले डेमोक्रेसी को के लिए बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ फ्रांस, और वहीं से डेमोक्रेसी है जो वो पूरे दुनिया में आई। आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे आगे ही चल रहे हैं। की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला तो वही है जो मैंने आपको बताया, रूल बाय द पीपल। इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में, पहले इलेक्शन होगा, लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो लोग जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, रूल बनाएंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। ऐसे काम करने चाहिए उनको, ऐसे रूल बनाने चाहिए जिससे कि वो अगली बार भी चुनकर आए। अगर उनका काम हमें पसंद नहीं है तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद हम उन्हें नहीं इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है रूल बाय द पीपल। जस्टिस एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी का मतलब ये है कि भैया हमारे भारत में ये स्थिति है, ये है लेजिस्लेटिव, ये है एग्जीक्यूटिव और ये है जस्टिस, जुडिशरी। ठीक है, अब क्या है, लेजिस्लेटिव में वो एमपी और एमएलए होते हैं जिन्हें चुन के हमने पार्लियामेंट में भेजा है। ये सब मिलके रूल को बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं ये लोग, और इनको फॉलो करने का काम इन एग्जीक्यूटिव का होता है। इसमें सारे आईएएस, कलेक्टर, एसपी ये सब लोग बैठते हैं। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग कलेक्टर होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट बनाते हैं। मान लीजिए कोरोना की गाइडलाइन बनाई किसने, विधायकों ने, एमपीज ने, एमपीएल ने, पर उनको फॉलो करवाने का किसके ऊपर छोड़ा है, कलेक्टर्स को, कि आपको ये कोरोना की गाइडलाइन अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉलो करवानी है। अगर इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है या इनके और पब्लिक के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी का मतलब कोर्ट। ठीक है, कोर्ट आर इक्वल, जस्टिस आर इक्वल, यही लिखा हुआ है कि भैया एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सब लोग जो हैं भैया, जब आपका केस कोर्ट में जाता है तो आपसे कोई ये नहीं पूछता आप किस धर्म के हो, जाति के हो, किस लैंग्वेज को बोलते हो। वहां पर तो यही है, अगर आपने गुनाह किया है तो सजा पाओ, नहीं किया है तो फ्री हो जाओ। ठीक है, तो इक्वालिटी इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर व्यक्ति कानून की नजर में एक समान है, वो प्रेसिडेंट हो, उसके जो रूल्स होंगे वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, आम भारतीय के जो रूल्स होंगे वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखिए भारत में अलग अलग खास धर्म और जाति के लोग हैं, इन सबको एक गांठ में बांधना बड़ा मुश्किल था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसे रूल्स, ऐसी चीजें रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर ये कहा जाए कि भारत में हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, हर एक व्यक्ति को खाने के लिए भरपूर भोजन मिले, रहने के लिए जगह मिले, हर चीज हो। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी ही डेमोक्रेटिक होती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो बहुत पहुंच गया है और बाकियों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये है इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है हमारे देश में 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, इसको कहते हैं
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी पर्सन, वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 18 साल का हो गया है तो वो वोट कर सकता है, 21 साल का हो गया है तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अगर 25 साल का हो गया है तो एमपी के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो एज के अकॉर्डिंग इनको फिक्स किया गया है। फिर है रिलीजियस इक्वलिटी। हम सब जानते हैं भारत में कोई भी किसी भी धर्म जाति को मान सकता है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे मंदिर में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, कहीं भी धर्म के नाम पे कोई भी पाबंदियां हमारे देश में नहीं है। इक्वलिटी, प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हैं, देखो, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, हर व्यक्ति जो है वो लॉ के आगे, कोर्ट के आगे एक बराबर है। नो पर्सन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी के साथ भी आप धर्म, जाति और व्यवस्था के नाम पे अन्याय और भेदभाव नहीं कर सकते। क्या मैं अपनी क्लास में ये कहूंगी कि भैया मैं इस जाति के व्यक्ति को पढ़ाऊंगी, इस जाति के को नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, हर व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पूरे भारत में वो कहीं भी घूमने जा सकता है, वो कहीं भी खेलने जा सकता है, वो कहीं खाना खाने जा सकता है, वो मूवीज देखने जा सकता है। तो हमें इस तरीके की डेमोक्रेसी में छूट मिली हुई है, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेसी है इसको लाने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, एक थे आंग सान सू की और एक थे मार्टिन लूथर किंग। इनके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताती हूँ।